नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत बात आज करेंगे सबसे पहले हक की, बराबरी की, क्योंकि संविधान और कानून सबकी बराबरी की बात करता है। लेकिन मजहब की बुनियाद पर जब किसी खास तबके के लिए अलग कानून बना दिया जाए तब यह बात बेमानी हो जाती है। इसकी काट है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, जिसका ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार 30 जून को विधानसभा में पेश करने वाली है। इसी के साथ सवाल उठ रहे हैं, क्या केंद्र सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या केंद्र के यूसीसी में भी वही प्रावधान होंगे जो उत्तराखंड में लागू होने वाले हैं? आपको बताएंगे। लेकिन पहले बता दें, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो पर्सनल लॉ की आड़ में महिलाओं का हक छीनना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए ये बात कुछ लोगों को खटक रही है। रिपोर्ट देखिए। क्या एक देश एक कानून का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है? क्या मजहब की बुनियाद पर खड़े पर्सनल लॉ के दिन पूरे होने वाले हैं? ये वही यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसकी मांग भी पुरानी है और विरोध भी पुराना है। इस पर सवाल भी पुराने हैं और सवालों पर बवाल भी बहुत पुराना है। इनके नए सिरे से सिर उठाने की वजह बना है उत्तराखंड, जहां धामी सरकार 30 जून को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट पेश करने वाली है। सवाल यह है कि अगर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो भी जाती है तो इसका नाता पूरे देश से कैसे जोड़ा जा रहा है? सवाल यह भी है कि इसके लागू होने से सोसाइटी के किसी खास तबके का नफा और किसी खास हिस्से का नुकसान होने की बातें क्यों हो रही हैं? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया तो यह हमारी, आपकी, हर खास आवाम की जिंदगी पर कैसे असर डालेगा? एबीपी न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आपको देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का लगभग फाइनल हो चुका ड्राफ्ट का हिस्सा दिखाते हैं, जिसे अंतिम रूप देने के बाद 30 जून को विधानसभा में पेश किया जाना है। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों की राय जानने के लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी को लीड कर रही सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई भी शामिल हुई थी। उन्होंने साफ कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेगा, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही ये आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक भेदभाव से लड़ने में भी मददगार होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि ड्राफ्ट में किन किन सुझावों का जिक्र है। पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट एबीपी न्यूज के पास है। और आप यूं समझ लीजिए कि देश में जिस राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी, उसका एक टेम्पलेट जो होगा वो यही यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आप समझिए कि आखिरकार क्या होने जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वरूप क्या होगी, उसकी तस्वीर देखिए। पहला, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि वो ग्रेजुएट जरूर हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी जो शादी की उम्र है 18 साल, उसको बढ़ा करके उसको बढ़ाया जाएगा, और इसीलिए बढ़ाया जाएगा ताकि उनका ग्रेजुएशन हो जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। ये महत्वपूर्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। दूसरा ये कि गांव स्तर पर, ग्राम स्तर पर शादी का रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन के सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, यानी कि आपको हर हाल में शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और गांव पर भी सुविधा मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए शहर जाएं, हेडक्वार्टर के दरवाजे खटखटाएं। दूसरा ये। तीसरा, पति पत्नी दोनों को तलाक का समान आधार उपलब्ध होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी जो पर्सनल लॉ है उसमें अलग अलग ग्राउंड है। मर्द के पास अलग ग्राउंड है, औरत के पास तलाक का ग्राउंड अलग है। लेकिन इसमें क्या होने जा रहा है कि तलाक का एक जैसा ग्राउंड होगा, जो मर्द को होगा वही औरत को होगा। ये इसमें एक तस्वीर सामने आने जा रही है। अगला दिखाइएगा। बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलीगैमी यानी कि कई शादियां करने की जो परंपरा है, उस पर पूरी तरह से रोक लगेगी। वैसे तो ये उत्तराखंड का मसला है, वहां के लोगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसौदा उत्तराखंड में कानून बनेगा, क्या वही पूरे देश के लिए फिर टेम्पलेट बन जाएगा? उत्तराखंड सरकार अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड में जिन प्रावधानों को जगह देगी, क्या पूरे देश में उसे ही लागू कर दिया जाएगा? के पीछे है देहरादून में हुई एक मीटिंग जो उत्तराखंड सरकार के एक्सपर्ट पैनल और 22वें लॉ कमीशन के मेंबर्स के बीच हुई। केंद्र की मोदी सरकार जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, उसका ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा 22वें लॉ कमीशन के पास है, जिसने 14 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट पर आम लोगों से सुझाव मांगे और इसके लिए 30 दिन की डेडलाइन तय कर दी। इसके साथ ही उत्तराखंड वाले यूसीसी ड्राफ्ट को पूरे देश के लिए टेम्पलेट बताया जाने लगा। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता के लगभग फाइनल हो चुके ड्राफ्ट में जिन बातों का जिक्र किया गया, उनमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने पर खासा जोर दिया गया है।
उत्तराधिकार एक बड़ा मसला हमेशा से रहा। उत्तराधिकार में लड़के लड़की की बराबर की हिस्सेदारी होगी। पर्सनल लॉ में लड़के का शेयर ज्यादा है। जब हम बात करते हैं जो पर्सनल लॉज हैं तो उसमें कई पर्सनल लॉज में ऐसा है कि लड़के को जो शेयर मिलता है लड़की को उसका आधा मिलता है, लेकिन यहां जिस उत्तराधिकार की बात हो रही वहां बराबर का शेयर होगा। और एक बड़ी बात यह है, नौकरी पेशा बेटे की मौत पर पत्नी को जो मुआवजा मिलेगा उसमें माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासतौर पर उत्तराखंड में जहां पर फौज में नौकरी करते हैं लोग और वहां जो शहीद होते हैं वहां जो मुआवजा मिलता है तो पत्नी को मिलेगा, तो वहां जरूरत होगा कि माता पिता का भरण पोषण करे। और अगर ये एक बड़ी चीज ये है कि अगर पत्नी की मौत हो जाती है, आप दूसरा पहलू सोचिए, और पति रहता है तो माता पिता का सहारा बनेगा पति, और ये पत्नी के माता पिता की हम बात कर रहे हैं। पर्सनल लॉ की अड़चनों का आलम यह है कि फिलहाल मुस्लिम महिलाएं अगर चाहे भी तो किसी बच्चे को गोद लेना उनके लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन उत्तराखंड के यूसीसी वाले ड्राफ्ट में जिन बातों का जिक्र हो सकता है उनमें मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक देने का जिक्र है। क्लियर कर दें, ये लिखा हुआ कि मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का हक मिलेगा, ये सभी के लिए। एक लाइन की कहानी है कि एडॉप्शन का अधिकार सभी को मिलेगा, और मुस्लिम महिलाओं का नाम इसलिए क्योंकि ये उनकी मांग थी, उनकी बड़ी मांग थी। और ये गोद लेने की प्रक्रिया आप जानते हैं बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया, उसको आसान किया जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट ये होने जा रहा है जो गोद लेने का अधिकार मिलने जा रहा। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये जो उत्तराखंड का जो कॉमन सिविल कोड का आप स्वरूप देख रहे हैं, इसमें एक एक बात ऐसी है जो पूरे देश में विमर्श छेड़ेगी, और इसकी भी महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की ओर से बहुत मुद्दा उठाया गया था और इसको भी शामिल किया गया। और ये सब जो सुझाव आए हैं उनमें से लिए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसमें एक चीज मैं आपको और जोड़ दूं कि यह भी तय किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप का जो डिक्लेरेशन ही नहीं होगा बल्कि माता पिता को भी सूचना जाएगी, उनकी भी जानकारी होगी कि उनके बच्चे लिव इन में रह रहे हैं। अब अनाथ होने की सूरत में, बच्चे के अनाथ होने पर जो गार्जियनशिप की जो प्रक्रिया, और ये बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है, जो समझते हैं पर्सनल लॉ को जानते हैं कितना लंबा वक्त लगता है, उसको भी आसान किया जाएगा ताकि गार्जियनशिप में दिक्कत ना आए। पति पत्नी में झगड़ा अगर होता है तो बच्चे की कस्टडी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी कि दादी बाबा हैं उनको दी जाएगी। ये आज की जो आधुनिक समाज है उसमें समस्याएं आ रही हैं कि झगड़े होते हैं, उसके बाद बच्चे का क्या हो ये क्लियर नहीं है। ये महत्वपूर्ण चीज है। जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होगी। और तो अगर सरल भाषा, आसान भाषा में कहा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला जो है वो बात अधिकारों की हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की सुगबुगाहट शुरू होते ही इसके खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे देश के लिए हानिकारक बता रहा है। विरोधी पार्टियां यूसीसी को बीजेपी का पॉलिटिकल गेम बता रही हैं। मतलब राजनीति का रंग बिल्कुल सुर्ख है। अभी तो लॉ कमीशन ने यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे और अभी 30 जून को उत्तराखंड की सरकार यूसीसी वाले ड्राफ्ट को पेश करने वाली है। लेकिन समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त ऐतराज जता दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस मामले में एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक संहिता को देश के लिए गैर जरूरी, अव्यावहारिक और अत्यंत हानिकारक मानता है। लेटर रिलीज करने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कैमरे के सामने आकर बयान भी दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इम्प्लीमेंटेशन अपने मुल्क में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही इसके मुखालिफ नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही के पर्सनल लॉज नहीं है, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं और सब लोग अपने पर्सनल लॉज पर अमल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम सबका ये मानना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस किस्म का कोई भी कानून मुल्क पर मुसल्लत ना करे। और आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है, तो कहीं ना कहीं मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करने में भी यूसीसी एक बड़ी रुकावट है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क शरीयत और सुन्नत से लिया गया है जिसमें मुसलमानों को कोई बदलाव करने का अधिकार नहीं। हालांकि इस सब के बीच यूसीसी के लिए सुझाव को लेकर विरोधी दलों के तरकश से सियासत के तीर चलने शुरू हो गए। कांग्रेस आरजेडी ने एक सुर में सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए, इसे चुनावी पैतरे से जोड़ दिया। The problem is why keep raising this issue over and over again? It looks like a political agenda because there is only one political party in the country whose manifesto has repeatedly called for implementing the Uniform Civil Code. Nehruji himself had said decades ago that a Uniform Civil Code is desirable, but you can't impose it on people. You have to take everyone along with you. एक उतावलापन है इस सरकार में। एक देश एक टैक्स। दुनिया के मुल्क
यूनिफॉर्मिटी के बदले अब डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने पे जा रहे हैं। बहुलवाद, विविधता, ये आज का स्वर है। आप इस स्वर को कुंद करके ये कौन सा सुर निकाल रहे हो? इसे डॉग विसल पॉलिटिक्स के अलावा मुझको इसमें कुछ भी नहीं दिखता। आप सिर्फ इसको हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखिए, हिंदुओं के अंदर देखिए कि कितनी डाइवर्सिटी है। जैसे क्या होता है ना, बिजुका लगाते हैं लोग खेत में, स्केयर क्रो, आप इसको स्केयर क्रो की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी मनसा वाचा कर्मणा पे, इसलिए टफ होता है। इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी की। उनका इल्जाम है कि समान नागरिक संहिता के नाम पर बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है। हजारों कितना जमाना हो गया जब दुनिया बनी है, तो जब से कोई किसी को कोई इतराज नहीं था। आज ये बीजेपी की गवर्नमेंट को इतराज है। कुछ लोग रहता है कि जी, लेकिन बीजेपी का तर्क है कि यूसीसी की मुखालफत करने वाले सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं। असल बात तो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समावेशी कदम है। 80 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहाँ कॉमन सिविल कोड है। अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, जर्मनी में है, इटली में है, कुछ इस्लामिक देश भी हैं। अब हमारे यहाँ दिक्कत ये हो गई है कि कोई भी सुधार हो उस पर कम्युनल वार कर दो और उसको फिर ठंडे बस्ते में डाल दो। अब ये मुझे तो पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि इस बार जो समुद्र मंथन यूसीसी को लेकर के, कॉमन सिविल कोड को लेकर हो रहा है, उससे अमृत जरूर निकलेगा। ये बात सही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा काफी वक्त से रहा है और इससे पहले राम मंदिर और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दे भी बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल रहे। अब क्योंकि राम मंदिर का काम करीब करीब पूरा हो चुका है, अनुच्छेद 370 इतिहास बन चुका है, इसीलिए बीजेपी ने यूसीसी का मुद्दा उठाया है और एक देश एक कानून के मसले को आम चुनाव से पहले जनता के बीच ले जाने की तैयारी दिखाई देने लगी है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो 1 महीने के लिए जनता के दरबार पर है, जिस पर सियासी तूफान कब थमेगा ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो तूफान अरब सागर से उठा उसे हिंदुस्तान के सुपर हीरो ने चित कर दिया। इस सुपर हीरो के बारे में आपको जानना चाहिए। पूरे देश को इस हीरो पर नाज है। महातूफान के महाविनाश को किसने टाल दिया? वो कौन है जिसने अरब सागर के दैत्य को परास्त कर दिया? जिसके दम पर बिपरजॉय का प्रचंड प्रहार रोकने वाला कवच बना। और सबसे बड़ा सवाल, वो किसकी कुव्वत है जो कुदरत की किलर वेव को मात दे रही है? कच्छ के जखाऊ कोट से टकराने वाले बिपरजॉय ने गुजरात के कई जिलों को जख्म दिया है। तबाही का मंजर और विनाश का प्रमाण अब भी देखा जा सकता है, लेकिन ये तबाही महातबाही बन सकती थी और विनाश महाविनाश की शक्ल अख्तियार कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कुदरत के कहर और हिंदुस्तान के बीच किसने कवच का निर्माण कर दिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यही नाम है हिंदुस्तान के उस कवच का। आज की तारीख में आसमान की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार इसरो के सैटेलाइट्स और रडार ने बिपरजॉय नाम के समुद्री दैत्य का किलर कैरेक्टर वक्त रहते समझ लिया था और बाकी का काम केंद्र और राज्य सरकार की गंभीरता, रेस्क्यू टीम की जाबाजी और प्रशासन की सतर्कता ने कर दी। इन तस्वीरों को देखिए जब 6 जून की सुबह एक साइक्लोन के तौर पर बिपरजॉय अरब सागर के अंदर डेवलप हो रहा था। तब से लेकर 15 जून को गुजरात के तट से हुई टक्कर तक अरेबियन मॉन्स्टर का किलर कैरेक्टर इसरो लगातार डिकोड कर रहा था। ये कैसे मुमकिन हुआ, अब ये भी जान लीजिए। इनसैट 3D और इनसैट 3DR ये इसरो की 2 वेदर सैटेलाइट्स हैं जो भारत में बनते बिगड़ते मौसम पर 24 घंटे नजर रखती हैं। इनसैट 3D की लॉन्चिंग 26 जुलाई 2013 को हुई थी और इनसैट 3DR 8 सितंबर 2016 को लॉन्च हुआ था। इन दोनों सैटेलाइट्स पर DRT यानी डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर लगे होते हैं जो आसमान से मौसमी खतरे की रिपोर्ट डायरेक्ट अर्थ स्टेशन तक भेजते हैं। अभी 2 सैटेलाइट काम कर रहे हैं, एक है इनसैट 3D, दूसरा है इनसैट 3DR और इसको हम ऐसे अरेंज किए हैं कि और 15 मिनट में उपग्रह से चित्र प्राप्त होता है क्लाउडी कंडीशन का। इसमें हम साइक्लोन का सेंटर और इंटेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। राडार सैटेलाइट से बेहतर ढंग से साइक्लोन को डिटरमाइन कर सकता है, इसका लोकेशन, इसका इंटेंसिटी, इसका स्ट्रक्चर। और जब 6 जून को बिपरजॉय की अलर्ट रिपोर्ट अर्थ स्टेशन तक पहुंची तो फिर कच्छ के जिला प्रशासन से लेकर दिल्ली में पीएमओ तक महामुसीबत को मात देने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाने लगा। तैयारी का रिव्यू, टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग और ऑपरेशन सुपर साइक्लोन की मॉनिटरिंग
खुद पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने की। आसमानी सैटेलाइट से मिले सिग्नल का ही नतीजा था कि वक्त पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 से ज्यादा टीमें मिशन मोड में एक्टिव की गयी। 631 मेडिकल टीम बनाई गयी। चक्रवात की मार का खतरा जिन पर था उनके लिए 302 एम्बुलेंसेज फर्राटा भरने लगी। गुजरात के 8 तटीय जिलों में 3851 क्रिटिकल केयर बेड रिजर्व कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक महासंकट की इस घड़ी में 1148 गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू हुआ और 680 की सेफ डिलीवरी करवाई गई। टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग में तो इन सैटेलाइट्स के किरदार से दुनिया वाकिफ है, लेकिन बिपरजॉय जैसी महामुसीबत के खिलाफ इसरो के कवच ने एक बार फिर देश को बड़े नुकसान से बचाया। है कौन विघ्न इस जग में, टिक सके आदमी के मग में। रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई इस लाइन का भाव ही यही है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भारत का गौरव, भारत की शान, विज्ञान का वरदान। इसरो ने अपनी काबिलियत से बिपरजॉय तूफान को करीब करीब परास्त कर दिया। सैटेलाइट, रडार, ऑटोमेटिक स्टेशन, शिप्स, बुईज, सभी का ऑब्जर्वेशन को साइमल्टेनियसली कोऑपरेटिव मैनर पे यूटिलाइज किया जाता है और एक आधा घंटा में हर 3 घंटे में कि जैसे बोलिए जो साइक्लोन जेनेसिस होता है तब से शुरू करके लैंडफॉल तक इसका लोकेशन ऑफ द सेंटर और इसका इंटेंसिटी डिटरमिनेशन होता है। इसरो की सबसे बड़ी खूबी है बिना क्रेडिट लिए भारत को मजबूत बनाए रखने का मिशन जारी रखना। जानते हैं 2024 में इसरो निसार नाम की सैटेलाइट को लॉन्च करेगी, जिसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और इसरो ने मिलकर तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि यह सैटेलाइट पूरी दुनिया को बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, तूफान और चक्रवात जैसी आपदाओं की जानकारी पहले ही दे देगा। नासा और इसरो के बीच यह महाप्रोजेक्ट 2014 में शुरू किया गया था। निसार सैटेलाइट में 2 रडार हैं, एक एल बैंड रडार जिसे नासा ने तैयार किया, दूसरा है सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR जिसे इसरो तैयार करेगा। यानी आपदा के खिलाफ हिंदुस्तान बहुत मजबूत होगा। इसरो की मेहनत बिपरजॉय जैसी आने वाली महामुसीबतों को फुस कर देगी। लेकिन ये भी सच है कि ये शौर्य और ऐसी विराट जीत तीनों सेना, कोस्ट गार्ड, अर्धसैनिक बल और रेस्क्यू टीमों के अलौकिक साहस के बगैर असंभव था। वैसे हकीकत यह भी है कि अगर प्री प्लानिंग नहीं होती तो बिपरजॉय बड़ी तबाही बचाता। हालांकि इतनी तैयारी के बावजूद गुजरात के कई हिस्सों में तूफान तबाही की खौफनाक तस्वीरें अपने पीछे छोड़ गया। साइक्लोन जहां से गुजरा वहां करीब 940 गांव ऐसे जिनकी बत्ती गुल है। कई गांव में अब भी पानी भरा हुआ है। बिपरजॉय के गुजरने के बाद गुजरात से तबाही की जो आंखों देखी आई वो आपको भी जरूर देखनी चाहिए। समंदर से उठी बिपरजॉय नाम की कयामत जैसे ही गुजरात के तटीय इलाकों से टकराई, कई इलाकों का नक्शा बिगड़ गया। तूफान का तांडव गुजरात के किस किस इलाके ने देखा? जब तूफान आया तो कितनी तबाही लाया, कहां कितनी बर्बादी हुई। किस शहर में, किस किस गांव में, किस किस गली कूचे में बिपरजॉय तबाही के कितने निशान छोड़ गया। कितने इलाके जल समाधि ले चुके, कहां जिंदगी की रफ्तार थम चुकी है। आज एबीपी न्यूज पर गुजरात में बिपरजॉय के तांडव की हर कलेजा चीर तस्वीर सिलसिलेवार तरीके से आप देखेंगे। बिपरजॉय का तांडव, स्पॉट नंबर 1, कच्छ का जखाऊ एरिया। जल समाधि ले चुका ये कच्छ का जखाऊ है। समुद्री चक्रवात बिपरजॉय का लैंडफॉल कच्छ का जखाऊ एरिया ही था। बिपरजॉय का लैंडफॉल जैसे ही जखाऊ में हुआ, पूरे इलाके का नक्शा बिगड़ गया।
मंजर इतना खौफनाक कि पूरा इलाका जल समाधि ले चुका है। जहां तक नजर जाती है प्रलयकारी लहरों की विरासत नजर आती है। बिपरजॉय का तांडव, स्पॉट नंबर 2, कच्छ, गुजरात। तूफान की तांडव लीला कच्छ के दूसरे इलाकों में भी दिखी। बिपरजॉय के कहर से बचाने के लिए लोगों को जिन सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट किया गया, वो ठिकाने जलमग्न हो गए। आलम यह है कि स्कूल में बने रैन बसेरों तक में पानी घुस चुका है। इन लोगों को देख सकते हैं आप, तमाम लोग जो कि गांव के हैं और उनको यहाँ से शिफ्ट करके एक स्कूल में लाया गया, और बहुत सारे छोटे बच्चे, महिलाएं और तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पर शिफ्ट किए गए थे पिछले 3-4 दिनों में, ताकि चक्रवाती तूफान की चपेट में ना आए। लेकिन यहाँ आने के बाद में क्या स्थिति है जरा देखिए। स्कूल में भी पानी भर गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो वाइपर लेकर ये साफ पानी हटाने का काम कर रहे हैं। देखिए ये स्कूल का बेंच है। स्कूल के बेंच में सोने दीजिए। स्कूल के बेंच में छोटी बच्ची है, उसको किस प्रकार से यहाँ पर रखा गया है। और ये देखिए, ये एक स्कूल का कमरा है और स्कूल के कमरे में ये खाट बिछाकर तमाम लोग रह रहे हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बेंच पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर पानी से बचाव के लिए आए थे। लेकिन देखिए पूरे कमरे में पानी भरा हुआ है। और अब इतने लोग इस स्कूल में हैं तो यहाँ पर साफ़ सफाई कितनी होगी आप कल्पना कर सकते हैं। गंदगी कितनी ज़्यादा फैली हुई है, वॉशरूम साफ़ नहीं है, तो आप देख सकते हैं कैसी स्थिति में यहाँ पर लोग रह रहे हैं। स्पॉट नंबर 3, द्वारका, गुजरात। तबाही का ट्रेलर द्वारका ने भी देखा। ओखा नगर पालिका के तहत आने वाला पूरा गांव जलमग्न है। तूफान के बाद भी द्वारका में मूसलाधार बारिश हो रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह ने द्वारका की बेबसी का मीटर भी ग्राउंड जीरो पर मापा। बारिश का सिलसिला जारी है और ओखा नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले ये गांव है और इस गांव की तस्वीर देखिए। पूरे गांव में पानी भर गया। लगातार तेज बारिश के चलते पूरा पानी भर गया है और कई घरों में पानी भर गया है। यहाँ के लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था, इसलिए जो छोटे वाहन है वो बंद पड़ जा रहे हैं। देख सकते हैं 1 से 2 फुट, 2.5 फुट तक पानी कई जगहों पर जमा है और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। जगह जगह पर इलेक्ट्रिसिटी पोल जो है वो गिरे हुए हैं, इसीलिए बिजली खंडित हो गई है। और ये देखिए जेसीबी मशीन यहाँ पर है और मशीन यहाँ पर बंद पड़ गई है। दूसरी तरफ कुछ लोग आपको दिखेंगे दूर जो कि इशारा कर रहे हैं, मदद का इशारा कर रहे हैं। यहाँ पूरे परिसर में पानी भर गया है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं। आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ लोग हैं, 2 लोग जो चिल्लाकर इशारा कर रहे हैं। स्पॉट नंबर 4, मोरबी, गुजरात। तबाही की कलेजा कपाने वाली तस्वीरें मोरबी से भी आई। तूफान ने मोरबी के नौलखा से सटे जुमवारी गांव को गहरे जख्म दिए। गांव के 200 घर अरब सागर के पानी में डूब चुके हैं। हवाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा ये हवाएं चल रही है और अरब सागर के साथ लगे इस गांव का अब आप हाल भी देख लीजिए किस तरीके से कई फीट पानी भर गया है। साथ में ही अरब सागर है और ये एक छोटा सा गांव जिसमें सैकड़ों घर हैं। आप बाबा इसी गांव में रहते हैं, क्या नाम है इस गांव का? जुमारी कितने साल से रहते? 25 साल हो गया। कभी ऐसा मंजर देखा? कभी नहीं देखा साहब। पानी पहुंचते हैं कभी अरब सागर में? नहीं, कभी नहीं पहुंचा पानी। कैमरामैन चलते चलते आपको दिखाएं, 1-2 नहीं करीब 200 घरों का ये गांव है जो कि पानी में अब समा चुका है। कैमरामैन दिखाए, देखिए किस तरीके से जो खंभे भी है जगह जगह यहाँ पर गिर चुके हैं और इसी के चलते आगे पोर्ट पर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो भी पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। स्पॉट नंबर 5, जामनगर, गुजरात। साइक्लोन बिपरजॉय का तांडव जामनगर ने भी झेला। 150 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं ने इस इलाके में कई पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका। ग्राउंड जीरो पर कैसे हैं हालात, ये भी देखिए। जामनगर के अंबारिया गेट के ठीक सामने की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जगह जगह पर तेज हवाओं की वजह से
जो पेड़ यहाँ पर धराशायी हुए हैं उनको अब काटने का काम चल रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बुरी तरीके से प्रभावित यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अत्याधुनिक हथियारों के साथ यहाँ पर पेड़ को जो है वो तुरंत काटकर इस यहाँ पर जो आवाजाही प्रभावित हुई है उसको दुरुस्त करने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। गुजरात का टफ टेस्ट लेने के बाद बिपरजॉय राजस्थान का कड़ा इम्तिहान ले रहा है। तूफान में दस्तक के साथ ही राजस्थान के कई इलाकों की सूरत बदल दी है। बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी जिले में सड़कें समंदर जैसी लगने लगी। तेज हवाओं का शोर सुनकर पूरा राजस्थान कैसे टेंशन में है, ये जानिए। गुजरात के कच्छ से होते हुए महातूफान बिपरजॉय जैसे ही पश्चिमी राजस्थान में एंटर हुआ, मौसम का मिजाज बदल गया। रेगिस्तानी जमीन पर बूंदों का प्रहार हुआ और पानी ने फुल स्पीड में सड़कों पर दौड़ लगा दी। बाड़मेर के आसमान पर पड़ा काले बादलों का डेरा बताता है कि मुसीबत अभी शुरू हुई है। बिपरजॉय चक्रवात का असर अब राजस्थान पर साफ तौर पर नजर आने लगा है। मैं इस वक्त राजस्थान के मरुस्थल जिले बाड़मेर में हूं और आप देख सकते हैं कुछ देर पहले बारिश शुरू हुई और उसी का नतीजा है कि सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं। दुपहिया वाहनों को चलने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। ऐसे में अगर ये काफ़ी देर तक ये बारिश चली तो इसका क्या नतीजा होगा ये समझा जा सकता है। जैसा कि अनुमान था कि बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर समेत कई जगहों पर बारिश होगी और अब वो असर साफ तौर पर नज़र आने लगा है। आप ये देख सकते हैं कि बाड़मेर का ये बड़ा पॉश इलाका है, खासतौर पर इस पर कलेक्टर का मकान भी है और यहाँ पुलिस अधीक्षक का मकान भी है। लेकिन पानी का फ्लो आप देख सकते हैं कि तेज़ी से पानी बहना शुरू हुआ है और कुछ ही देर में सड़कें इस तरह से पानी से लबालब हो रही हैं कि पीछे से आने वाला पानी है काफ़ी रफ्तार से यहाँ आ रहा है। बाड़मेर में आमतौर पर बारिश काफी कम होती है, लेकिन महज आधे घंटे की बरसात ने ही शहर की पॉश कॉलोनियों की सड़कें डुबो दी। तो जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।